तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आप सबको पता है इन सब पेपर की ना तो पीडीएफ मिल रही है ना क्लासेस कहीं पर दिख रही है। मैं आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपका काम सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने का है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर, कितने 30,000 सब्सक्राइबर के मात्र 2,000 सब्सक्राइबर कम है, बहुत करीब आ चुके हैं। आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जो वीडियो देख रहे हो आप सब्सक्राइब भी कर दोगे ना तो हो जाएंगे पूरे पूरे। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपको पीडीएफ है, ये आपको पीडीएफ हमारे फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पर पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर एमडीसी सर्च कर लेना। क्या सर्च कर लेना, एमडीसी सर्च करोगे तो यहाँ पर एमडीसी थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी। किसके नाम से, एमडीसी थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी। इस पे क्लिक कर लेना और इसके पेज नंबर 72 पर, कितने नंबर पेज पर, पेज नंबर 72 पे पहुंच जाना है। फिर आपको क्लास फ्री में देखने को मिल जाएगी, पीडीएफ फ्री में देखने को मिल जाएगी। क्लास तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। समाजशास्त्र की उत्पत्ति या विकास का वर्णन कीजिए। औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति व प्रबोधन आंदोलन के संदर्भ में। मतलब समाजशास्त्र कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, कैसे उसका विकास होता है और कहाँ से औद्योगिक क्रांति से उसकी शुरुआत होती है, फ्रांसीसी क्रांति और जो प्रबोधन आंदोलन है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए, समाजशास्त्र एक उपेक्षाकृत नया विज्ञान है। मतलब समाजशास्त्र आज से उत्पन्न नहीं हुआ है कि कल कोई शास्त्र उत्पन्न हो गया, नहीं। समाजशास्त्र बहुत पुराना विज्ञान है, बहुत पुराने समय से चली आ रही विधियों से बना विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई। कहां पर हुई समाजशास्त्र की उत्पत्ति, यूरोप में इसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें अपन समाज में भारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलावों के परिणाम स्वरूप हुए। मतलब समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो बदलाव देखने को मिले ना, जैसे समाज में जो सामाजिक बदलाव हुए, जो अलग अलग प्रकार की क्रांति हुई, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो समाज में बदलाव होते हैं, उसके वजह से आपके सामने क्या है, हम ये जो नया विज्ञान है, जो समाज में बदलाव होते हैं और उस समाज में हुए बदलावों को जब आप पढ़ने के लिए, समाज में जो अलग अलग प्रकार के बदलाव होते हैं उनको समझने के लिए एक अलग शास्त्र, एक अलग विषय का जन्म होता है, उसको समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी विचारक अगस्त कॉमेट ने 1838 में, कब, 1838 में पहली बार समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। अगस्त कॉमेट ने सबसे पहले इसका कब प्रयोग किया था, समाजशास्त्र शब्द का, 1838 में शब्द का सबसे पहले उनके द्वारा प्रयोग किया गया था। और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, समाज शास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्यों भाई, जो इंसान किसी भी विषय को शुरू करे, जो भी इंसान कोई भी चीज को शुरू करे, उसी को उसका जनक कहा जाता है। तो इसीलिए उनको समाजशास्त्र के जनक के रूप में भी जानते हैं। इसके विकास की 3 प्रमुख आपके सामने घटनाएं हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्या रहा, जो आपके सामने समाजशास्त्र विषय, पहली है इसमें प्रबोधन आंदोलन, द इनलाइटमेंट, जो शुरुआत हुई 1800 शताब्दी में यूरोप में प्रबोधन काल या ज्ञानोदय का युग माना जाता है। मतलब 1800 सदी में क्या होता है, यूरोप के अंदर जो सबसे पहले विज्ञान की शुरुआत होती है, किसकी, विज्ञान की। लोग तार्किक रूप से चीजों को समझने लगे, धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग गया, लोग हर चीजों को तर्क के आधार पे, विज्ञान के आधार पे समझना शुरू किया, धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ। उसको कौन सा काल कहा जाता है, प्रबोधन काल के नाम से, या आपके सामने ऐसा युग जिसके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति धीरे धीरे शुरू हुई। इस विचारक क्रांति ने धार्मिक अंधविश्वासों व चर्च के एकाधिकार को चुनौती दी। इसमें क्या हुआ, जो अलग अलग प्रकार के जो धार्मिक विश्वास देखने को मिलते थे, क्या देखने को मिलते थे, अलग अलग प्रकार के जो समाज में धार्मिक अंधविश्वास, विकास में धार्मिक अंधविश्वास, पाखंडवाद जो समाज में देखने को मिलता था। चर्च क्या करते थे, राजनीति को भी कंट्रोल कर रहे थे और समाज को भी कंट्रोल कर रहे थे। समझ में आ गया। एक समय तो ऐसा आ गया था कि चर्च के लोग क्या करने लगे थे भाई, ऐसे कहने लगे थे, एक पाप विमोचन पत्र निकाले कि 30 कुछ सेंट का, मतलब मान लो 15-20 रुपए का एक पत्र निकालते थे और कहते थे जो भी व्यक्ति अगर इसको खरीद लेगा ना उसके पाप धुल जाएंगे। अंधविश्वास है नहीं अभी, है पाप। अगर कोई पत्र खरीदने से अगर किसी के पाप धुल जाए तो कोई भी खरीद सकता हो, तो कोई इंसान मर्डर कर देगा और फिर वो पत्र खरीद के पाप धुल जाएंगे, है ना। तो सिर्फ पैसे कमाने का, भ्रष्टाचार का समय आ चुका था यूरोप के अंदर ही।
तो इससे क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के जो विचारक हैं, रूसो, वोल्टेयर और मोल्टेस्क्यू ने तर्क, विज्ञान और मानवीय स्वतंत्रता पे बल दिए। तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि यहाँ पर धर्म के आड़ पर बहुत से चर्च के पादरी क्या कर रहे हैं, धर्म के आड़ पर जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों की धार्मिक विश्वासों को आहत पहुंचा रहे हैं और खुद के फायदे के लिए दूसरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या अलग अलग प्रकार के तर्क, विचार और विज्ञान का सहारा लिया, जिससे क्या हो गया, आपके सामने समाज में विज्ञान आगे बढ़ा। इस आंदोलन ने यह विचार स्थापित किया कि प्रकृति के नियम होते हैं, जैसे प्रकृति के नियम होते हैं वैसे समाज को वैज्ञानिक और तार्किक आधारों से भी समझा जा सकता है। यह आपके सामने जो ये जो अलग अलग प्रकार के आंदोलन हुए, इनसे हमें सबसे पहले यह पता चला कि जिस तरीके से जो प्रकृति होती है उसके कुछ नियम होते हैं, वैसे ही समाज के भी हम कुछ नियम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैसे ही हम समाज के भी कुछ नियम बना सकते हैं, जिसमें क्या है, वैज्ञानिक ढंग से जो चीजों को अपन समझे और तार्किक आधारों पर अपन चीजों को समझ सके। समझ में आ गया, मतलब समाज को समझने के भी कुछ ना कुछ नियम कायदे वैज्ञानिक रूप से बना सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। इस राजनीतिक क्रांति ने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था, फ्यूडलिज्म और राजशाही को उखाड़ फेंका। क्या कहा, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई ना, इसने सबसे पहले जो फ्रांस के अंदर जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलती थी, राजशाही व्यवस्था देखने को मिलती थी, इसको सबसे पहले उखाड़ने का काम किया। क्या किया, सबसे पहले इसको उखाड़ने का काम किया। और ये पहली क्रांतियों में से एक थी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता व बंधुता जैसे शब्दों का प्रयोग किया। और इन सब शब्दों का प्रयोग अपने प्रियम्बल में भी किया गया कि सबसे पहले क्या हुआ करता था, लोग जो अमीर लोग हुआ करते थे ना, वो मजदूर वर्ग या सामान्य वर्ग लोगों के लिए क्या समझते थे कि इनके पास तो कोई मतलब ना तो कोई धर्म को मानने की योग्यता है, ना इन लोगों के पास यह अधिकार होना चाहिए स्वतंत्रता का, ना ये लोग समानता का अधिकार है, मतलब उनको एकदम जानवरों से भी बदतर समझते थे। तो पहली बार फ्रांसीसी क्रांति ने यह विचार दिया कि हर मनुष्य के पास ये अधिकार होना चाहिए, किस चीज का, कि वो अपने व्यक्तिगत फैसले ले सके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सबके बराबर उनको समानता मिलनी चाहिए और सभी लोगों को मिलजुल कर रहने का अधिकार होना चाहिए। इन सबको सबसे पहले सिद्धांत दिया गया। इस भारी राजनीतिक उथल पथल और रक्तपात के कारण समाज में गहरी अव्यवस्था फैल गई। तो इसके वजह से जो समाज है, जो राजनीतिक उथल पुथल, जो समाज के अंदर फ्रांसीसी क्रांति की वजह से जो समाज में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच रही थी, और जो समाज में बहुत बड़ी मात्रा में रक्तपात, मतलब रक्त रंजित एक दूसरे के लोग जो जान लेने पर तुले हुए थे, इससे समाज में क्या, बहुत बड़ी अव्यवस्था, समाज में बहुत बड़ी अराजकता फैल गई, एक दूसरे से लड़ाई चल रही थी, मतलब समाज में व्यवस्था खराब हो रखी थी। अगस्त कामेट और एम एस दुर्खिम जैसे शुरुआती समाजशास्त्रियों ने महसूस किया कि इस टूटते हुए समाज को फिर से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो अगस्त कामेट और एम एस दुर्खिम जैसे जो विचारक है ना, इनका लक्ष्य ये नहीं था कि समाज को समझा जाए, इनका प्रयास ये था कि छोटे मोटे सिद्धांत देकर अपन क्या कर लेंगे, समाज को एक कर लेंगे, फिर से शांति स्थापित कर लेंगे। समझ में आ गया। और इसी चक्कर में समाज को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने का तरीका शुरू हुआ। तो वही कहते हैं ना, कोई समस्या ही किसी बहुत बड़े आविष्कार की जननी होती है, वही वाली चीज हुई। औद्योगिक क्रांति 18 से 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में फिर से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने अर्थशास्त्र को कृषि से कारखानों में बदल दिया। मतलब 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांति होती है, कौन सी क्रांति, जो औद्योगिक क्रांति होती है, उसने क्या कर दिया, जो अर्थव्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो पहले आपके सामने किस पर निर्भर हुआ करती थी, सिर्फ कृषि पर। पहले की अर्थव्यवस्था किस चीज पर निर्भर हुआ करती थी, सारी की सारी कृषि पर हुआ करती थी। अगर आपके पास कृषि है, भूमि है, तो आप पैसे वाले हो, वरना भाई आप क्या हो, आम व्यक्ति बनकर रहोगे। लेकिन औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, कृषि से छोड़कर धीरे धीरे कारखाने उत्पन्न होने शुरू हुए, लोग गांवों से शहरों के पलायन करने लगे, जिससे तेजी से शहरीकरण हुआ, जिससे क्या लोग भाई गांव छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ने लगे। और समाज ना पहले गांव में ज्यादा रहता था, अब शहरों में ज्यादा रहने लग गया, तो समाज का रूपांतरण होने लगा, पहले समाज को वास्तविक स्वरूप भी बदलने लगा। इससे आर्थिक बदलाव ने कई सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया। पहले समाज में गरीबी समस्या हुआ करती थी, दासता समस्या हुआ करती थी, इस प्रकार की समस्याएं तो अब खत्म होने लगी। क्यों, औद्योगिकरण से लोगों के पास पैसा तो आने लग गया, लेकिन अलग अलग प्रकार की समस्याएं, जैसे मलिन बस्तियां, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, गरीबी, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हुए औद्योगिक क्रांति में, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए, छोटे बच्चों से काम कराना, अपराध और पूंजीपति वर्ग, कैसा बहुत ज्यादा अपराध भी बढ़ने लगे, और जो पूंजीपति वर्ग है, मतलब बहुत ज्यादा अमीर वर्ग है, वो समाज में बढ़ने लगा। और जो मजदूर है, उनसे बहुत ज्यादा समय तक काम कराया जाता था, बल्कि उनको उतना वेतन नहीं दिया जाता था। समझ में आ गया। तो मजदूरों का शोषण भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी।
निष्कर्ष, इन नई और जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान पारंपरिक धर्म या दर्शन के पास नहीं था। ये जो अलग अलग प्रकार की जो आपको मैं समस्याएं बता रहा हूँ ना, इन समस्याओं का समाधान जो प्राचीन समय से, जो पहले से जो अलग अलग प्रकार की परंपराएं चली आ रही है ना, उनके पास इनका कोई भी समाधान नहीं था। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें नए तरीके से, नए सिरे से समाज को समझने की जरूरत थी, और वो प्रयास किए गए, और इससे क्या हुआ, समाज में बदलाव हुए। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, समाज शास्त्रीय अध्ययन के वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में बताइए। तो समाज शास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण क्या होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। समाज शास्त्र में मानव व्यवहार व समाज को समझने के लिए दो प्रमुख किंतु भिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया। क्या हुआ, समाज शास्त्र में मानव व्यवहार को, मतलब समाज शास्त्र के माध्यम से अपन क्या कर रहे थे, कोई भी मनुष्य है, क्या है, कोई भी मनुष्य है, उसके व्यवहार को अपन समझ सकते हैं, और समाज को समझने के दो प्रमुख किंतु भिन्न दृष्टिकोणों का प्रयोग किया गया। क्या किया गया, समाज को समझने के लिए अपन ने दो अलग अलग प्रकार के जो दृष्टिकोण है उनको अपन ने अपनाया। पहला था वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण। कौन सा है, पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण। पहला तो अपन समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हैं, दूसरा आप मनुष्य की तरफ अपन चीजों को समझ सकते हैं। पहला दृष्टिकोण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है। इस दृष्टिकोण को की नींव अगस्त कामेट और एमिल दुर्खिम ने रखी। क्या क्या, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई, अगस्त कामेट और एमिल दुर्खिम के द्वारा रखी गई, और इसको प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्रत्यक्षवाद के नाम से अपन जानते हैं, पॉजिटिविज्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या है भाई, मूल मान्यता, इनका मानना है कि मानव समाज का अध्ययन बिल्कुल उसी तरीके से किया जा सकता है जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहता है कि हम समाज को उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे अपन भौतिक विज्ञान के नियम समझते हैं ना, उसी तरीके से हम समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हैं। चाहे कोई भौतिक विज्ञान का नियम हो गया, चाहे रसायन विज्ञान का नियम हो गया, चाहे प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हो गया, इन सब चीजों के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से हम और अन्य चीजों को भी समझ सकते हैं। समझ में आ गया, मतलब वैज्ञानिक पद्धति से समझ सकते हैं। पद्धति, यह दृष्टिकोण पूरी तरह तथ्य, आंकड़ों और मात्रात्मक शोध पर निर्भर करता है। यह सब चीज किस पर निर्भर करता है कि अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से अगर समाज को समझना चाहते हैं तो हमें तथ्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि भाई अगर जनगणना की जाती है, जनगणना भी समाज को समझने का तरीका है। कितने धर्म के लोग हैं एक परिवार में, कितने आम तरीके से लोग हैं, कितने आपके सामने जातियां हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने गरीबी से नीचे हैं, आंकड़ों का प्रयोग होता है ना। तो जनगणना भी समाज को समझने का तरीका है। तो यही है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसकी बात करता है, आंकड़ों की, इसकी आंकड़ों व तथ्यों की बात करता है, तथा मात्रात्मक क्वांटिटेटिव शोध पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, आंकड़ों की ज्यादातर शोध की बात करता है। यह सर्वेक्षण प्रयोग व सांख्यिकी को प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, अलग अलग प्रकार के समाज में जो सर्वेक्षण होते हैं, सर्वे आते हैं, बेरोजगारी का सर्वे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सर्वे, अलग अलग प्रकार के सर्वे हो गए, अलग अलग प्रकार की रिसर्च की जाती है, अलग अलग प्रकार के स्टैटिक डाटा का प्रयोग किया जाता है। उन सब चीजों के माध्यम से अपन चीजों को समझते हैं। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक नियमों, यूनिवर्सल लॉ की खोज करना है। भाई आपके सामने इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, मानव व्यवहार को, कोई भी मनुष्य का जो व्यवहार होता है, क्या होता है, कोई भी मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसको नियंत्रित करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो सार्वभौमिक नियम होते हैं, ऐसे नियम जो पूरी दुनिया पर लगते हैं, इस प्रकार के नियमों की क्या करना, खोज करना। और सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी करना, जो समाज में जो अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं, सब की सब घटनाओं की भविष्यवाणी करना, इसका क्या होता है, प्रमुख लक्ष्य होता है। क्या होता है, प्रमुख लक्ष्य यही है, सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी करना। इसमें शोधकर्ता पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और मूल्यप्रद, वैल्यू न्यूट्रल रहना चाहिए। तो इसमें अगर कोई भी इंसान वैज्ञानिक ढंग से चीजों को समझ रहा है ना, तो ऑब्जेक्टिव और मूल्यप्रद, मतलब जो डाटा दिया गया है उसको अच्छे से एनालिसिस करो और उसी के आधार पे तथ्य लगाओ। अपनी कल्पनाओं के आधार पे आप तथ्य नहीं दे सकते। समझ में आ गया, जनगणना गए और घर पे बैठे बैठे आपने पूरे गांव के आंकड़े दे दिए, तो मैं जानो सारा गांव नंबर तो मेरे है, क्योंकि घर की ताकत में, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास। समझ में आ गया। मानवतावादी दृष्टिकोण, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने, विचारधारा की इस दृष्टिकोण के करीब हैं, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यांत्रिक परिवर्तन की आलोचना करता है। क्या करता है, मानवतावादी विचारधारा किसके द्वारा दी गई, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने आपके सामने मानवतावादी दृष्टिकोण दिया। उन्होंने क्या कहा,
इन्होंने भाई समाज में मनुष्य, कोई भी मनुष्यता है उसको मनुष्य की तरह समझने की बात की। वैज्ञानिक ढंग के आलोचक नहीं, वैज्ञानिक ढंग से समाज को समझने के आलोचक नहीं। पहले मूल मान्यता, इसका मानना है कि मनुष्य को निर्जीव वस्तु जैसे पत्थर या रसायन नहीं है। भाई इन सब का मानना है कि मनुष्य है ना भाई, उसमें भावनाएं हैं, है ना, वो चीजों को बुद्धि से समझता है, वो कोई निर्जीव वस्तु तो है नहीं जैसे कोई पत्थर या रसायन होता है ना। मनुष्य सोचता है, महसूस करता है और उसके कोई भी कार्य करने के पीछे कोई ना कोई भावना होती है। मतलब अगर कोई भी मनुष्य कोई भी काम करता है ना, तो उसके पीछे पीछे उसकी कोई घटना या कोई ना कोई भावना उसकी जरूर होती है। इसलिए प्राकृतिक विज्ञान के तरीके से समाज शास्त्र पे लागू नहीं होते। इसलिए जो वैज्ञानिक ढंग से जो चीजें पद्धति, मैक्स वेबर ने इसे वेस्टर्न यानी सहानुभूति समझ के अवधारणा दी। मैक्स वेबर ने क्या किया, समाज को सहानुभूति के साथ, समाज भाई कोई भी मनुष्य होता ना उसको मनुष्य की तरह समझो। वैज्ञानिक ढंग तो वैज्ञानिक चीजें तो क्या होती है भैया आपके सामने, उनमें तो तर्क और साइंस की जरूरत होती है, लेकिन ये जो जितनी भी चीजें होती है समाज में मनुष्य रहते हैं, चीजें थोड़ी रहती है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज सिद्धांत को समझना चाहते हो तो सहानुभूति मनुष्य की तरह आपको चीजों को समझना चाहिए, मनुष्य की चीजें तरीके से समझोगे तभी आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। शोधकर्ता को खुद उस व्यक्ति की तरह की जगह रहकर सोचना चाहिए जिसकी अध्ययन कर रहा है। वो तो सीधी सीधी बात यही करते थे, अगर कोई भी चीज पर शोध कर रहे हो ना तो आपको उस व्यक्ति की जगह रहकर सोचो जिस व्यक्ति की आपका अध्ययन कर रहे हो। क्यों? उससे आपको मनुष्यता का पता चल जाएगा, किसका, कि कोई भी मनुष्य वो कैसा सोचता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। यह गुणात्मक क्वांटिटेटिव विधि जैसे गहन साक्षात्कार और प्रतिभागी अवलोकन का अध्ययन करता है। ये क्या करता है आपके सामने, भाई कोई भी व्यक्ति है ना उसके अंदर कैसे गुण है, समझ में आ गया, वो उसका साक्षात्कार लो, उसकी प्रतिभागी मतलब उसका इंटरव्यू ले सकते हो, कोई कंपटीशन जैसे पर्सन बनाते हैं ना उस प्रकार के नियम कायदे बनाकर उसे पर्सन पूछ सकते हैं। इसका लक्ष्य नियम बनाना नहीं बल्कि मानव व्यवहार के पीछे छिपे अर्थों और उनके संघर्ष और सामाजिक न्याय को समझना है। ये जो मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स क्या कहते थे, इनका नियम ये नहीं था कि वो सीधे नियम बना देते थे, ये कहते थे कोई भी मनुष्य है उसका व्यवहार समझो कि कोई भी मनुष्य कैसे व्यवहार करता है किस परिस्थिति में, उनके संघर्ष कहते हैं कैसे हैं, समाज में जो न्याय होता है सामाजिक न्याय कैसा होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। भाई आप कोई भी नीची जाति में, आप एक शहर में रहो आपको पता ही नहीं चलेगा आप नीची जाति के व्यक्ति हो, और आप कोई पुराने गांव में कम पढ़े लिखे लोगों वाले गांव में रहो आपको तुरंत बता देंगे कि आप नीची जाति के व्यक्ति हो। समझ में आ गया ना। तो हर व्यक्ति के लिए सामाजिक न्याय, समाज में न्याय अलग अलग हो सकता है, मानवीय मूल्य अलग हो सकते हैं, संवेदनाएं और स्वतंत्रताएं अलग हो सकती है। समझ में आ गई। कहीं कहीं पर महिलाओं, कहीं कहीं पर लड़कियों को लड़कों से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। भाई आप पढ़ाई करते हो आपको पता है, आपको ज्यादा तवज्जो देते हैं आपके माता पिता, आपके भाई को जरूर डांट देंगे लेकिन आपको नहीं डांटेंगे, होता है ऐसा। लेकिन अगर आप कहीं पर कोई ऐसी जगह पे चले जाओ भाई जहां पर शिक्षा थोड़ी कम है, वहां पर महिलाओं को पढ़ने ही नहीं दिया जाता है, तो हर व्यक्ति के लिए नियम अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग भावनाएं होती है। आधुनिक समाजशास्त्र में किसी एक सामाजिक घटना का संपूर्ण विश्लेषण इन दोनों दृष्टिकोण व संतुलित समन्वय का आवश्यक माना है। क्या माना है? आधुनिक समाजशास्त्र में कोई भी घटना को समझना चाहते हो तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो और संतुलित समन्वय करना जरूरी होता है। चलिए, समाज व समुदाय के बीच में अंतर मैंने पढ़ा दिया है। ये प्रश्न पढ़ेंगे, समूह की परिभाषा दीजिए तथा उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। समूह क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार कैसे होंगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। समूह की परिभाषा, मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, मनुष्य प्राणी है, प्रणाली नहीं प्राणी है। मनुष्य क्या भाई एक सामाजिक प्राणी होता है, वो हमेशा समूह में रहता है। कभी भी मनुष्य को देख लेना भाई, मनुष्य हमेशा कैसा रहेगा, समूह में रहेगा। समाज शास्त्र केवल लोगों की भीड़ का समूह नहीं कहा जा सकता, जैसे बस में खड़े लोग। मैकाइवर और पेज ने कहा समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्ति कैसा संघ जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बनाते हैं। भाई समाज शास्त्र में जो लोग है ना, लोगों को उन्होंने भीड़ की तरह नहीं माना है। जैसे भाई आपके सामने अब आप परीक्षा देने जाते हो, कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की परीक्षा देने जाते हो, कितने बच्चे आते हैं, क्या वो आपके समाज का हिस्सा है? क्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आपके साथ उनके कोई संबंध ही नहीं है, बस आपने परीक्षा दी, 2-3 मिनट बात कर लोगे, फिर आप अपने घर, वो अपने घर। समाज कौन होता है? आपके गांव के, आपके आसपास के दोस्त, आपके माता पिता, आपके जो काका ताऊ हो गए, आपके परिवार हो गया, आपका समाज हो गया, वो सब लोग जो आपके सामने क्या है, जिनके रिश्ते आपके सामाजिक संबंध वाले हो, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध वाले रिश्ते हो, वही क्या होता है आपके सामने सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। एक सामाजिक समूह में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। अगर कोई भी सामाजिक समूह को समझना चाहते हो, अगर आप कोई भी सामाजिक समूह की बात करते हो तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया यही है कि उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो।
क्या हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्या तो दो व्यक्ति होने चाहिए, दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, जिनके बीच निरंतर अंतः क्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जिनके बीच में लगातार कोई ना कोई क्रिया होती रहनी चाहिए। एक समान उद्देश्य या साझा पहचान होना अनिवार्य है। क्या है, उनको एक जैसा उद्देश्य आना जरूरी है और उनका एक समान, क्या है भाई, उन सब लोगों को एक समान उद्देश्य होना चाहिए। गांव के लोग हो आप, सभी लोग समाज में रहते हो। किसी भी इंसान के जीवन में सुख दुख आ गया, कोई इंसान की आप घर में मृत्यु हो गया, आप सभी लोग उसके घर पे जाते हो, बैठते हो 2 मिनट, शादी फंक्शन का काम होता है तो आप उनके काम कराते हो ना भाई। कोई भी एक उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति करने के लिए एक समाज के लोग सारे एक जगह एकजुट हो जाते हैं और उस काम को पूर्ति करते हैं। अच्छा, आप स्कूल में जाते हो, वो भी समाज है, सारे बच्चे एक जगह बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। कॉलेज में जाते हो, वो भी समाज है, समझ में आ गया। जहां पर ऑफिस में काम करते हो, वो भी समाज है। क्यों, क्योंकि आप कोई एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक लोग क्या कर रहे हो, प्रयासरत हो और एक दूसरे के साथ समाज जैसा आपका व्यवहार होता है। समझ में आ गया। एक दूसरे का साथ बटाते हुए, स्कूल में रहते हो, साथ खेले होंगे, साथ लड़ाई की होगी, साथ में चीटिंग करी होगी, साथ में पढ़ाई की होगी, सब कुछ आपने साथ में ही किया है, तो सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। समाज का अर्थ सिर्फ घर परिवार ही नहीं होता है, और बाहर की चीजें भी होती हैं। सामाजिक समूह के प्रकार, सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह क्या होते हैं, यह अवधारणा C.H. कुल्ले के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी, C.H. कुल्ले ने आपके सामने क्या की थी, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। इन समूहों का आकार छोटा होता है। C.H. कुल्ले के अनुसार जो प्राथमिक समूह होते हैं ना, ये छोटे होते हैं आकार में। सदस्यों के बीच आमने सामने घनिष्ठ अंतरंग व व्यक्तिगत संबंध होते हैं। क्या होते हैं भाई, घर परिवार हो गया, आपका घर परिवार हो गया, स्कूल वगैरह हो गया, इसमें क्या आपके व्यक्तिगत रिश्ते रहते हैं। हर व्यक्ति से क्या रहते हैं, हर व्यक्ति से आपके सामने व्यक्तिगत रिश्ते रहते हैं। आप हर व्यक्ति से घनिष्ठता से जुड़े रहते हो। कैसे जुड़े रहते हो, हर व्यक्ति से घनिष्ठता के साथ आपके सामने जुड़े रहते हो। ये संबंध स्वार्थ नहीं बल्कि प्रेम व अपनत्व पे टिके रहते हैं। आपके रिश्तेदारी के, आपके माता पिता के, काका ताऊ के रिश्ते कैसे हैं भाई, स्वार्थ से ज्यादा प्रेम भाव है। और उसका क्या देखा, वो लड़ाई हो जाए, कोई बात के लिए टोक दी, थारा बुरो मान जो, कोई बात को नहीं, लेकिन थारे अगर समस्या पड़े तो भाई सबू पहले आवा है ना, तो वह रिश्ता की पे स्वार्थ पर कौन टिक रहा, प्रेम भाव पे टिक रहे। हम लाग्स का है कि स्वार्थ ही बना, लेकिन ही को नहीं, जब जरूरत पड़े तो साथ भी देवे है ना। परिवार, मित्र मंडली और पड़ोसी लोग कौन कौन होते हैं भाई प्राइमरी ग्रुप में, परिवार, आपके परिवार के लोग हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके मित्र मंडली हो गई, ये सब क्या होते हैं भाई, आपके सामने पड़ोसी हो गए, ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक समूह होते हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्माण, व्यक्तित्व के निर्माण में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत भूमिका निभाते हैं। ऐसे कहते हैं ना भाई, कोई भी व्यक्ति कैसा होगा वो उसकी संगत से पता चलता है ना। तो यही है, हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसका, उसके निर्माण करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। द्वितीय समूह, प्राथमिक समूह से बिल्कुल विपरीत होते हैं। द्वितीय समूह क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं, जो प्राथमिक समूह होता है उससे बहुत अलग होते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, इनका संबंध प्रत्यक्ष व औपचारिक और अव्यक्तिपूर्वक होता है। लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि कोई स्वार्थ से जुड़े रहते हैं। मतलब द्वितीयक समूह होते हैं, जैसे अपने घर परिवार जैसा रिश्ता तो उन लोगों में भी होता है, लेकिन घर परिवार जैसा नहीं होता है, कोई ना कोई भी एक लक्ष्य के लिए जुड़े होते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि उदाहरण के लिए बताऊं, राजनीतिक दल, मजदूर संघ और बड़े निगम या बड़े विश्वविद्यालय। अब भाई आप कॉलेज में, आपके सामने कुछ, अगर आप बाहर की कॉलेज है, उसमें आप जब बाहर जाओगे ना तो एक दो दोस्त तो आपके पक्के रहेंगे। बाकी आज के समय आपके फ्रेंड लिस्ट में जो 100 लोग जुड़े हुए ना, ये देखना, ये आपकी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग पे, व्हाट्सएप की कॉन्टेक्ट लिस्ट में है ना, और फेसबुक पे आपके फॉलोइंग में रहेंगे। बाकी ना तो आपके इनसे कभी बात होने वाली है, ना कुछ होने वाला है। असली दोस्ती स्कूल की होती है भैया। समझ में आ गया। तो ऐसे जगह जहां पर आपके सामने आप कोई भी व्यक्तियों से स्वार्थ से जुड़े रहते हो, वो कौन से समूह होते हैं, द्वितीयक समूह होते हैं, जिसमें मजदूर दल हो गए, बड़े निगम हो गए, विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं आती हैं। अंतर समूह है, इन ग्रुप और बाहरी समूह कौन होते हैं। यह वर्गीकरण WG समनकर और हम और वे की भावना के आधार पर किया गया। क्या किया गया, जो अंत समूह, इन ग्रुप और आउट ग्रुप होते हैं, इनके बारे में किसके द्वारा बताया गया, WG जो समनकर है, समनर है, उन्होंने हम और वे की भावना, किसके बारे में बताया, हम की भावना और वे की भावना, दोनों के आधार पर उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था। अंत समूह है वह समूह जिससे व्यक्ति स्वयं से जुड़ा हुआ महसूस करता है। अंत समूह वो समूह होते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति ना स्वयं से जुड़ा हुआ महसूस करता है। किससे जुड़ा हुआ महसूस करता है भाई, स्वयं से, खुद से जुड़ा हुआ महसूस करता है, जिसके लिए हम की भावना, वी फीलिंग और त्याग की भावना आती है। क्या करता है, कोई भी चीजों को वो आसानी से
त्याग कर देता है। समझ में? जैसे देश मेरा धर्म, मतलब भाई सीधी की सीधी बात है कि अगर कोई भी आदमी के देशभक्ति की बात हो, मरण मिटन के लिए तैयार हो जा, धर्म के लिए भी जाना, तो અહીંયા को चीज जिसे आप हर इंसान का बहुत मजबूती से जुड़ाव होता है, उसी को अंत समूह के नाम से जाना जाता है। उस चीज के लिए इंसान खुद अच्छे से जुड़ा रहता है ना, और मरने मिटने के लिए तैयार होता है, उसको अंत समूह के नाम से जाना जाता है। ब्राह्य समूह वे समूह जिसे व्यक्ति अपने से अलग मानता है। ऐसे समूह जिससे व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, खुद से अलग मानता है, पर इससे प्रति अक्सर वे या प्रतिद्वंदी की भावना होती है। जिससे क्या होता है, उससे अक्सर कैसी भावना होती है, प्रतिद्वंदी, मेरा विपक्ष, ऐसी भावना होती है। जैसे कोई विरोधी दल हो गया या राजनीतिक दल हो गया, शत्रु देश हो गया, इन सब में इस प्रकार की भावना देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए लास्ट नंबर प्रश्न की बात करें। विवाह की परिभाषा दीजिए तथा इनके प्रकार व कार्यों का वर्णन कीजिए। विवाह क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन। विवाह समाज के सबसे प्राचीन और मूलभूत सामाजिक संस्थाओं में से एक है। क्या है जो विवाह होता ना भाई, विवाह आज से तो चले आ रहे हैं, अपने कितने प्राचीन परंपराएं हैं, वैदिक काल से तो अपने को पता है। समझ में? अगर सिंधु घाटी सभ्यता में भी होते थे, तो कितनी पुरानी जो व्यवस्था है, वैवाहिक व्यवस्था होती है, जिसमें स्त्री और पुरुष अपने संबंधों में बनते हैं, उसी को विवाह के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत मूलभूत, मतलब इतने चाहे लाखों समय से क्या एक ऐसी परंपरा है जो लगातार चली आ रही है। समाजशास्त्री एडवर्ड व वेस्टरमार्क का कहना है, विवाह एक से अधिक पुरुषों या एक से अधिक स्त्रियों के साथ ऐसा संबंध है जिसे प्रथा या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ये जरूरी चीज है। आपका रिश्ता आपसे आपकी हो सकती है एक से अधिक पत्नी हो। भाई कौन से धर्म में होता है? मुस्लिम धर्म में होता है, इस्लाम धर्म में, और भी बहुत से धर्म है जिसमें आपसे एक से अधिक पत्नियां रख सकते हो। ऐसे भी भाई धर्म है जिसमें, ऐसे भी समाज है जिसमें एक व्यक्ति है, एक स्त्री, उसके कई पुरुष भी हो सकते हैं पति। उनको कानूनी रूप से मान्यता होती है। कैसी मान्यता होती है? कानूनी रूप से उनकी प्रथाएं हैं वो चली आ रही है, जिससे दोनों पक्षों में पैदा होने वाले बच्चों को कुछ अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है, चाहे स्त्री पक्ष हो चाहे पुरुष पक्ष हो, उनमें आपके सामने भाई जो जिनके आपस में वैवाहिक संबंध, अगर उनके बच्चे होते हैं तो उनको कानूनी अधिकार मिलता है। कैसा अधिकार मिलता है? उनको कानूनी अधिकार मिलता है। विवाह केवल एक जैविक संबंध नहीं। विवाह का अर्थ ये नहीं कि आपने क्या कर लिया भाई, दो लोगों के बीच में मतलब जैविक आपके सामने शारीरिक रिश्ते बने या मानसिक रूप से रिश्ते बने, ऐसा ही नहीं, बल्कि आपके सामने एक सामाजिक में स्थापित एक प्रथाएं हैं। समाज में क्या बहुत प्राचीन समय से चली आ रही प्रथा है, और कानूनी अनुबंध भी होता है। क्या कानूनी रूप से लागू किया गया नियम भी होता है। विवाह के कितने प्रकार होते हैं भाई? टाइप ऑफ मैरिजेस। सदस्यों की संख्या के आधार पर विवाह के मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला एक विवाह और बहुविवाह। जब एक पुरुष को एक समय में केवल एक ही स्त्री से विवाह करता है तो उसको एक विवाह मोनोगेमी के नाम से जाना जाता है। मतलब एक टाइम में भाई एक ही कोई स्त्री या महिला से, एक स्त्री या पुरुष से विवाह करे तो वो एकल विवाह के नाम से एक विवाह, या आपके सामने हिंदू धर्म में लगभग ये देखने मिला है। आधुनिक समय समाजों में ये विवाह सबसे सामान्य व कानूनी रूप से मान्य है। आज के समय समाज में सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। बहुविवाह, जब व्यक्ति के एक समय से एक से अधिक जीवन साथी, मतलब ऐसी प्रथाएं जिसमें भाई एक से अधिक जीवन साथी किसी के हो, उसको बहुविवाह पॉलीगैमी के नाम से जाना जाता है। जिसमें पहला है बहुपति पत्नी प्रथा, मतलब गैनी क्या होता है, एक पुरुष की कई पत्नियां होती है, मतलब पुरुष एक है उसकी कई पत्नियां, तो उसको बहुपत्नी पॉलीगैमी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ जनजातियों और पारंपरिक समाजों में देखने को मिलता है। मतलब भाई एक ही व्यक्ति का बहुत सारी पत्नियां हैं, तो क्या बहुत सारे समाजों में देखने को मिलता है। बहुपति प्रथा, एक स्त्री को एक ही समय में कई पति होते हैं, मतलब स्त्री एक है लेकिन उसकी कई पति हैं, तो उसको पॉलीएंड्री के नाम से जाना जाता है। ये टोडा व खस जनजातियां होती हैं, ये खास करके जनजातियों में ये चीज देखने को मिलती है, बाकी कम देखने को मिलती है। जहाँ पे स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है स्त्रियों से, वहां पर इस प्रकार के रिश्ते बनते हैं। विवाह के कार्य, यौन व्यवहार के नियम। विवाह मानवीय कामेच्छाओं व सामाजिक व नैतिक मान्यता प्राप्त करता है। भाई विवाह में पहला होता है कोई भी इंसान की शारीरिक जरूरतें होती हैं, उनको पूर्ति करने पर भी काम करता है, साथ के साथ समाज में एक नैतिक तरीके से अच्छे से कोई भी सामाजिक नियमों से हो सके, और इससे समाज में क्या अराजकता नहीं फैलती है। फिक्स हो जाता है भाई सभी इंसान के लिए जीवन। संतान उत्पत्ति या वैधता, विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों को समाज में वैधता भी मिलती है। विवाह हो गया और आपके जो बच्चे होंगे उनको भी समाज में क्या इज्जत व सम्मान मिलता है, और उनको संपत्ति का अधिकार भी मिलता है।
आर्थिक सहयोग, जब पति पत्नी के बीच में श्रम विभाजन व आर्थिक उत्तरदायित्व की बात आए तो भी फिक्स रहता है कि भाई स्त्री ये काम करेगी, पुरुष ये काम करेगा। भावनात्मक सुरक्षा, विवाह दो व्यक्तियों के बीच में आजीवन, कोई भी जीवन में मुश्किल समय आ गया, सब चीजों के बीच में साथ रहने की दृष्टिकोण भी जुड़ा होता है। तो ये था बच्चों आपका जो पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, मैंने पढ़ा दिया है आपको। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।